अरे बच्चों, आज हम लोग फूल बनाम कांटा कविता का पाठ करने जा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें जो संदेश दे रहे हैं वो एक बड़ा ही अद्भुत सा संदेश है। इसमें ये बतलाया जा रहा है कि आपको तय करना है कि किस तरह का स्वभाव रखना चाहिए आपको भविष्य में। इसमें इस कविता के माध्यम से दोनों के विशेषताओं को, गुण को बतलाते हुए यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि फूल यानी जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा समाज में प्रशंसा के पात्र होते हैं। जो कांटा यानी बुरे लोग होते हैं हमेशा उसे खटकते रहते हैं। जिस तरह से लोग कांटों से बचकर चलना चाहते हैं, उसी तरह से समाज के गंदे लोगों से, बुरे स्वभाव वाले लोगों से समाज में लोग बचकर चलना चाहते हैं। जिस तरह से लोग फूल के पास जाकर उनके सौंदर्य का आनंद लेते हैं, उनके सौंदर्य से आनंदित होते हैं, उसी तरह से यदि आप अच्छे स्वभाव के हैं तो लोग आपसे बात कर, आपसे मुलाकात कर आनंदित हों। यहाँ पर कांटा कष्ट, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ का प्रतीक है, जबकि फूल प्रेम, त्याग, निस्वार्थ भाव का प्रतीक है। कविता में ये आपको नहीं बतलाया गया है कि आपको क्या बनना चाहिए, ये आप पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। तो 6 क्लास के स्टूडेंट आते आते आपको इतनी समझ में आ जानी चाहिए कि आपको क्या बनना चाहिए, ये आपको तय करना है। कभी पूरी कविता में कहीं ये नहीं कहे, पूरी कविता में सिर्फ ये बतलाने का प्रयास किए हैं कि कांटे का गुण ऐसा होता है, फूल का स्वभाव ऐसा होता है, अब आप क्या बनेंगे आप तय करेंगे। कांटों का हश्र ये होता है, फूल का स्वभाव ये होता है। तो आइए कविता को पढ़कर हम इस कविता के माध्यम से इन बातों को जाने समझने का प्रयास करें। प्रिय बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 कलिका पुस्तक की कविता समझने जा रहे हैं। आपको पता है कि जो कविताएं होती हैं अत्यंत ही प्रेरणाप्रद होती हैं। आवश्यकता होती है उन कविताओं से सीखने की, समझने की। कविता साहित्य की वह विद्या है जिनमें काव्यात्मक रूप में बड़े ही शब्दों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से पिरोकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। आज हम लोग इसी प्रकार की कविता जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद के द्वारा रचित है, इनका अध्ययन करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। कविता का नाम है कांटा बनाम फूल। इस कविता में कवि ये बतलाने का प्रयास किए हैं कि कांटा और फूल में क्या अंतर है। वास्तव में यह कांटा और फूल कोई प्राकृतिक कांटा और फूल की बात तो नहीं की गई है, प्रतीकात्मक लिया गया है। अधिकांश कविताएं प्रतीकात्मक होती हैं, आवश्यकता होती है उन प्रतीकों को समझने की। कहता है हर कोई अपने गुण अवगुण आदि के कारण संसार में प्रिय अथवा अप्रिय होता है। किसी का मित्र या शत्रु होता है। ये इसमें मित्रता, शत्रुता, प्रिय होने, अप्रिय होने, इन सबों का सबसे बड़ा कारण साहित्यिक विद्याओं के अनुसार मनुष्य का अपना गुण या अवगुण, उनका अपना स्वभाव, विचार व व्यवहार है। आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तुत कविता की प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी क्या कहने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? जन्म लेते हैं जगह में एक ही, जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्या कहता है? जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। कांटे और फूल की बात की गई है। वास्तव में कांटा और फूल समाज के उन दो लोगों का प्रतीक है
जो कांटा तो उन लोगों का प्रतीक है जिन्हें दूसरों को कष्ट देने में, परेशान करने में आनंद की अनुभूति होती है। जिस तरह से आप देखते हैं ना कि कांटा शरीर में चुभता है, दर्द होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कांटे की प्रकृति है, कांटे को सुई चुभोने में, दर्द देने में, पीड़ा देने में अनुभूति होती है। अब समाज के ऐसे लोगों की होती है या नहीं होती, या हो सकता है अनजाने में भी उनसे वैसी बातें हो गई हो। यानी एक ऐसे लोगों का भी बात की गई है जिनका काम ही है दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, चाहे ये मनोरंजन के लिए कर रहे हो या अपनी किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए या किसी और कारण से। दूसरी तरफ समाज में एक ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा दूसरे की भलाई चाहते हैं, चाहे लोग लाख उनकी बुराई करते हैं। पौधा समाज का प्रतीक है। जिस तरह से फूल पौधा कांटा और फूल दोनों को समान रूप से पानी, भोजन यानी पोषण उपलब्ध कराता है, उसी तरह से समाज अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों को पोषण उपलब्ध कराते हैं, दोनों को प्रेम उपलब्ध कराते हैं। अब ये उनका अपना व्यवहार होता है कि वो पूजित होते हैं या फिर वंचित होते हैं। कहता है क्या, जन्म लेते हैं जगह में एक ही, फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर, एक ही पेड़ में, एक ही जगह जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता, दोनों को भोजन, दोनों को पोषण एक ही पौधा देता है। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई अलग से भोजन आता है, पेड़ की एक ही टहनी से भोजन आता है और वही भोजन कोशिकाओं के माध्यम से फूल को भी मिलता है और कांटे को भी मिलता है। लेकिन दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है। जहाँ फूल हमेशा दो लोगों को खुशी देता है, सुख का आभास कराता है, वहीं कांटा लोगों को दुख का आभास कराता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। जो चांद रात में चमकता है वह भी अपनी रोशनी फूल और कांटे दोनों पर समान रूप से डालता है। पहले पैराग्राफ में ये कहा गया, प्रथम 4 पंक्तियों में कहा गया है कि चाहे फूल हो या कांटा, यानी अच्छे लोग हो या बुरे लोग, समाज रूपी पौधा एक ही पौधा उन्हें पालता है। एक ही समाज में दोनों का भरण पोषण होता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। दोनों पर, यहाँ चांद हो गया प्राकृतिक नैसर्गिक वस्तुएं। नैसर्गिक वस्तुओं का उपभोग समाज के अच्छे लोग भी करते हैं और बुरे लोग भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो चांद की चांदनी, शीतल चांदनी का आनंद फूल भी उठाते हैं और कांटे भी उठाते हैं। अब दोनों अलग अलग से एक तरह से व्यवहार करते हैं, ये अलग बात है। आगे क्या कहते हैं, मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते हैं। मेघ यानी बादल, करे चाहे फूल हो या कांटा हो, चाहे फूल हो या कांटा हो, उन पर बादल समान रूप से बरसता है। बादल समान रूप से अपनी पानी की बूंदें गिराती है। बादल ये नहीं कहती है चलो तुम फूल हो तुम ज्यादा पानी ले लो, तुम कांटे हो तुम कम पानी ले लो। मेघ भी प्राकृतिक नैसर्गिक वस्तुओं का प्रतीक है। मेघ सज्जन लोगों का प्रतीक है जो समाज में अच्छे लोग होते हैं। मेघ पिता का प्रतीक है, चाहे संतान अच्छा हो या बुरा, चाहे आप पढ़ने में अच्छे हो यानी फूल हो या पढ़ने में बुरे हो, नखरे दिखाते हो आप कांटे हो गए। मम्मी पापा को परेशान कर रहे कांटे हो गए। क्या फूल और कांटे अलग से आएंगे क्या? स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, फूल मतलब प्रिय, सबके प्रिय, घर में मम्मी पापा के प्रिय, टीचर्स के प्रिय। वैसे तो प्रिय सभी बच्चे होते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन अगर आप मम्मी पापा को तंग करोगे तो कहेंगे भागो यहाँ से, नहीं डांट सुन पड़ती है ना आपको सुधारने के लिए, वो कांटे होते हैं। तो कहते हैं क्या कि मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं है वही। मेघ बादल समान रूप से पानी बरसाता है, चाहे वो फूल हो या कांटे हो, अच्छे हो या बुरे हो। मेघ वो बादल ये नहीं दिखता, बस पानी बरसा देता है।
एक ही उन पर हवाएं है बही, हवा भी एक जैसी चलती है, दोनों को उसी से हवा मिलता है, उसी से वायु मिलता है, उसी से ऑक्सीजन मिलता है, चाहे वो फूल हो या कांटा, हवा दोनों पर समान रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते, लेकिन दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। एक जैसा पानी मिलता है, एक जैसा हवा मिलता है, एक जैसा भोजन मिलता है, दोनों का ढंग अलग अलग होता है, दोनों का विचार अलग अलग होता है। सज्जन लोगों का भी विचार अलग, दुर्जन लोगों का भी विचार। समाज में सामाजिक की नैसर्गिक वस्तुएं होती है, प्राकृतिक वस्तुएं दोनों को समान रूप से मिलती है। अरे मम्मी पापा पढ़ो या नहीं पढ़ो, ऐसा कहेंगे कि चलो तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम्हें मिठाई कम देंगे, अब वो पढ़ता तो मिठाई ज़्यादा देंगे, नहीं आएंगे तो कहेंगे भाई सब मिलके बराबर बराबर खाओ, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। तो मम्मी पापा ही पौधे होते हैं, समान रूप से देते हैं। अब आप पर निर्भर, स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, अब कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हो जाते हैं, कुछ बच्चे नालायक रह जाते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, तो क्या टीचर्स के लिए अलग से कम पढ़ाते हैं क्या? जो अच्छे बच्चे उनको अलग से समझाते हैं क्या बोर्ड पर? नहीं, उसी बोर्ड पर पढ़ाते हैं। अब वो उस पर निर्भर करता है, अब आप पर निर्भर करता है या फूल हो या कांटे। वो इसलिए कि फूल और कांटे तो हमारे और आपकी नज़र में है ना, प्रकृति की नज़र में फूल और कांटे नहीं है। ठीक उसी तरह से माता पिता की नज़र में अच्छे बच्चे बुरे बच्चे नहीं होते, बच्चे बच्चे होते हैं, वो अच्छे बच्चे बुरे बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा परेशान करते हैं, फिर भी कहना चलो यार बच्चा है सुधर जाएगा। टीचर्स की नज़र में अच्छे स्टूडेंट और बुरे स्टूडेंट नहीं होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि टीचर कहना चलो यार वो बहुत अच्छा बच्चा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देते हैं, वो कमज़ोर बच्चा है तो कम पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि और जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, जो लायक बच्चे होते हैं, कहते हैं बेटा तुम तो समझ गए ना, आप समझ गए, वो नहीं समझा चलो थोड़ा सा उस पर और मेहनत कर देते हैं, है ना। तो वही तो कहते हैं क्या कि चूंकि दोनों को एक ही जैसा वातावरण मिलता है, एक ही जैसा भोजन मिलेगा, एक ही जैसा पानी मिलता है, फिर भी दोनों का स्वभाव अलग अलग हो जाता है। अब क्या स्वभाव होता है? कहता है छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन, फाड़ देता है किसी का वर बसन, प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भौर का है भेज देता श्याम तक। अब कांटे की बात हो रही है। पहले कांटा क्या करता है? कांटा क्या करता है? छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन, प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भौर का है भेज देता श्याम तक। कांटा का स्वभाव हमेशा चुभोना, कष्ट देना होता है। जैसे अब इसी पर एक कहानी है कि एक महर्षि हैं थे, वो स्नान कर रहे थे, उनके शिष्य भी थे, ठीक है। तो अब उसी नदी में एक बिच्छू जा रहा था, बहकर जा रहा था, ठीक है, बिच्छू जा रहा था बहकर। अब ऋषि को दया आ गई कि बेचारा बिच्छू है, बिच्छू पानी में रहने वाला जीव तो नहीं है, बिच्छू तो धरती पर रहता है। अब वो पानी में बहे जा रहा है, परेशान है बिच्छू, परेशान, ठीक। ऋषि के पास कुछ था नहीं, पत्ता उता होता तो पत्ता दे देते। तो ऋषि ने क्या किया, उस बिच्छू को अपने हाथ पर उठा लिया। ऋषि ने उस बिच्छू को हाथ से, अपने हाथ की उंगली से उठाया। जब बिच्छू को हाथ की उंगली से उठाया तो बिच्छू ने डंक मार दिया। जो कांटे का स्वभाव चुभ हो देना, बिच्छू डंक मार दिया। अब दर्द से बहुत ज्यादा पीड़ा हुई ऋषि महर्षि को, तो उनकी पीड़ा से वो हाथ हिला और बिच्छू फिर गिर गया। दोबारा फिर प्रयास किए, वो ऋषि थे, दया भाव थी, सज्जन थे, ठीक है। फिर प्रयास किए, जैसे फिर दोबारा हाथ में उस बिच्छू को उठाए, बिच्छू फिर से डंक मार दिया। बिच्छू फिर गिर गया नीचे पानी में, वो डूब रहा था। ऋषि ने तीसरा बार प्रयास किया और ऐसे करते करते, मतलब गिरे तो आगे फेंका गया, ऐसे करते करते बिच्छू तीसरी बार जब उठाए ना तो डंक मारा, तो जैसे ऋषि फेंकी वो जमीन पर चला गया। अब जब बिच्छू जमीन पर चला गया तो वहां से वो सुरक्षित। यह दृश्य उनके शिष्य देख रहे थे।
अब पहले बहुत से ऐसे लोग थे, अपनी जो शिक्षक थे, टीचर थे, गुरु थे, अपने काम से सिखाते थे। ये नहीं कहते थे कि अहिंसा परमो धर्मा, ये नहीं कहते थे, ये नहीं कहते सबसे प्यार करो, किसी से नफरत ना करो, वो दिखाए। तो एक शिष्य ने पूछा कि महर्षि ये बताइए कि ये बिच्छू बार बार आपको डंक मारता जा रहा था, मारता जा रहा था, मारता जा रहा था, फिर भी आप उसे छोड़े नहीं, उसे सुरक्षित पहुंचा दिए। महर्षि ने कहा, वत्स सुनो, यदि यह बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ सकता तो मैं इसे बचाने का संकल्प कैसे छोड़ दूं? इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, कांटे का स्वभाव है चुभोना, तो फूल अपना स्वभाव क्यों छोड़ेगा? सज्जन लोग अपना स्वभाव क्यों छोड़े? तो वही कह रहे हैं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। कांटे का स्वभाव है, जैसे उसके पास आएगा उंगली को छेद कर दिया, लहूलुहान कर दिया, पीड़ा दे दिए। किसी के कपड़े में फंस गए कांटे, कपड़ा फाड़ गया, फाड़ दिया वो। अब क्या तो इस वजह से कांटे को तोड़ दे? नहीं, बुरे लोग बुराई करें तो भी अच्छे लोगों का कर्तव्य है, समाज के अब लोगों का कर्तव्य है कि उस पर या तो ध्यान ना दें, कितना कपड़ा फाड़ेगा, कितनी उंगलियां चुभा। हाँ, हम सतर्क रहें, हम सतर्क रहें, हम नहीं उनके पास ज्यादा पास जाए, ये कर सकते हैं। तो ये करा, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। कांटा उंगली, किसी का उंगली छेद दिया, उंगली छेद करके कपड़े भी फाड़ देता। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम। कांटा अपने ऊपर प्यार से बैठने वाली तितलियों की पर कतर देता है। अगर कांटे उसकी पंख में फंस जाता है तो पंख भी टूट जाता है, तो उसके पंख को भी कतर देता है। अगर भौरा किसी तरह गलती से कांटे की नोक पर गिर गया तो उसके शरीर में छेद कर देता है। ये कांटे का स्वभाव है, कांटे का स्वभाव है कष्ट देना, चाहे वो उंगली में को छेद कर दे, कपड़े फाड़ दे, या तितलियों के पर कतर दे, या भौरों का शरीर ही बेच दे, छेद दे, इनका स्वभाव है। तब तीसरी पैराग्राफ में ये कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी कांटे की गुण को बतला रहे हैं कि क्या गुण है। आप गुण कह सकते हैं, लेकिन कांटों का तो ये गुण है। चलिए आगे। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी और निराले रंग से सदा देता कली जी की खिला। अब इसके विपरीत फूल क्या करता है? फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी और निराले रंग से है सदा कली का जी खिला। फूल इसके विपरीत क्या करता है? तितलियों को अपनी गोद में बैठा लेता है। जाते हैं ना तितलियां, फूल पर जाकर आराम से बैठती है, उसका रस है ना, बैठती है अच्छी प्यार से। तो फूल ऐसा नहीं करता है, जहाँ कांटा उसके पर कतर देता है ना, कांटा तितलियों के पर कतर देता है, वही फूल क्या कर देता है? उनको अपनी गोद में बिठाता है प्यार से। भौरों को अपना अनूठा रस पिला देता है, भौरों को अपना मकरंद कहते हैं फूल के रस की, उसको पिला देती है, तो पिला देता है फूल। यानी सज्जन लोग हर किसी का भला करते हैं, चोर भी जाएगा तो भी उसका भला कर देंगे, बदमाश जाएगा तो ही भला कर देंगे। समाज में जो प्रकृति है, तालाब है, पानी है, आप चोर हो, बदमाश हो, सबको पानी पिलाए। तो ही करा सज्जन लोग, आप अच्छे बनो, बुरा है अपने लिए, अच्छा आप अच्छे बने रहो, बस आप अच्छे बने रहो, वो बुरा है बुरा रहे, कांटा है कांटा रहे, बस हमको उससे मतलब नहीं, हमें कांटा नहीं बनना, हमें फूल ही बने रहना है। तो वह कहता है फूल क्या करता है? तितलियों को अपनी गोद में बिठाकर, भौरों को अपना रस पिलाकर, निज सुगंधी और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। अपनी खुशबू से, अपनी सुगंध से, अच्छे खूबसूरत रंग से सबका मन प्रसन्न कर देता है, चाहे वो भौरा हो मनुष्य। यानी अच्छे लोग सबको खुश रखते हैं। उन अच्छे लोगों के पास अच्छे लोग जाएंगे तो भी उनके साथ वही व्यवहार करेंगे, बुरे लोग जाएंगे तो भी
अच्छे व्यवहार करेंगे। फूल यानी समाज के अच्छे लोग समदर्शी होते हैं। समदर्शी मतलब एक जैसा देखने वाले, उनके लिए ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना कोई मित्र, ना कोई शत्रु। देखो आप समदर्शी बनो, फूल बनो, क्यों कांटे बनो? क्यों बनो कांटे? किसके लिए कांटे बनो? फूल बनो, समदर्शी बनो। हाँ ठीक है, ठीक है, आप बचे रहो कांटों से। फूल भी अपने आप को कांटों से बचा कर रखती है, ऐसा नहीं कि वो फैला देती है कांटों पर ताकि हवा चले और उनकी फूलों की पंखड़ियां पड़े और फट जाए। ऐसा नहीं करते हैं, फूल भी अपने आप को बचाए रखती है। फूल भी अपने आप को बचाए रखती है, तो आप भी अपने आप को बचाए रखो। सज्जन लोगों का भी काम है कि वो कांटों से बचाए रखें, बुरे लोगों से बचे। अब आप शिकायत कीजिएगा तो देखिए ना उसने मुझे मार दिया, आपकी गलती है, आप उनसे बचे रहिए। और अगर वैसे मार दिया तब क्या करोगे? वो तो कांटा है, वो तो है ही बदमाश, क्या करोगे? उससे लड़े, क्योंकि वो तो कांटा है। कांटा तो क्या है, कांटा बिल्कुल देखते हैं ना, वो तना हुआ रहता है, वो कांटे को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, लेकिन फूल को गलती का एहसास होता है। देखते हो दिन में फूल खिलता है, रात में फूल मुरझा जाती है। मुरझाने का मतलब होता है कि दिन में कोई न कोई किसी न किसी को अगर गलती होगी, मान लीजिए कोई भौरा उस पर रस चूस रहा था, तितली बैठी हुई थी, हवा चला और वो गिर गई। अब इस बात से दुखी होकर सब लोग मुरझा जाते हैं। ये साहित्य करता है, विज्ञान नहीं करता है। अभी मैं साहित्य पढ़ा रहा हूँ, मैं साहित्य की बात कर रहा हूँ, तो साहित्य कहता है कि भाई फूल इसीलिए मुरझा जाती है कि उसको कष्ट होता है कि भाई मैंने 4 लोगों को नुकसान पहुंचाया, दुख पहुंचाया, तो अब वो दुखी होकर मुरझा जाती है। अब है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सो होता सुरशीस पर। कांटा सबकी आंखों में खटकता है, कांटा सबको बुरा लगता है, कांटों से सब बच के चलते हैं। आप भी रास्ते पर जा रहे हो, देखते हो कहीं कांटा तो नहीं है, वो खटकता है, लोग बचते हैं, है ना। आप भी जाते हो तो बचते हो ना, कांटा तो नहीं है, क्योंकि कांटा चुभ जाएगा तो दर्द होगा, लहू निकल आएगी, तो आप कांटे से बचते हैं, लोग बचते हैं ना। तो ये कहता है आपको भी उन लोगों से बचना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा ये नहीं कि कांटे का स्वभाव ऐसा है तो आप जाओ, नहीं, आप भी बचकर रहो। है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सो होता सुरशीस पर। एक सबकी आंखों को खटकता है, एक सबको बुरा लगता है, दूसरा सबको प्रिय लगता है। भगवान पर फूल चढ़ाए जाते हैं, कांटे नहीं। कभी देखें कि भगवान पर कांटे चढ़ाए गए? नहीं, भगवान पर फूल चढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फूल अच्छाई का प्रतीक है, फूल प्रेम का प्रतीक है, फूल त्याग का प्रतीक है, फूल निस्वार्थ भाव का प्रतीक है, जबकि कांटा कष्ट का, स्वार्थ का, लालच का प्रतीक। चलिए, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब कहते हैं क्या कि अब आपको ये फूल और कांटों को तय करना है कि वो अपनी किस तरह से अपनी कुल की, अपनी वंश की, अपने माता पिता की, दादा दादी की महत्व को बढ़ाए, उन्हें खुश रखे, उनके नाम को बढ़ाए, कि आपकी बड़प्पन से लोग बढ़े। तो ये आपको तय करना है कि फूल बनना है कि कांटा बनना है, ये आपको तय करना है। ठीक है, अब इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है। ये नहीं कहा गया, अंत तक पंक्तियों में नहीं कहा गया कि आपको फूल बनना चाहिए कि कांटा, ये आप पर छोड़ दिया गया है कि आप फूल बनेंगे कि कांटा बनेंगे। दोनों की विशेषताएं बता दिए गए, दोनों के लक्षण बता दिए गए, दोनों के गुण बता दिए गए। अब आपको तय करना है कि फूल बनना है कि कांटा बनना है, ये आप देखिए, ये आप तय करेंगे। कोई और तय करने वाला कौन होता है? ये सिर्फ और सिर्फ आप तय करेंगे।